वो कहते क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। अभी हाल ही में वायरल हुए इस 370 रुपए की बिरयानी वाले किस्से से बहुत सारी डिबेट्स सामने आ रही हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इसके ऊपर अपना अपना ओपिनियन जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। पूरे मामले में जिस इंसान ने स्टेटमेंट दिया है उसको नौकरी से निकाला जा चुका है, और जिसके शो में ये सब कुछ हुआ, प्रणीत मोरे, उसका पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट डिसेबल हुआ, सस्पेंड हुआ। बाद में उसने एक नहीं दो बार अपनी अपॉलॉजी भी दी। हालांकि कई लोगों का उसकी अपॉलॉजी के ऊपर भी ओपिनियन है कि वो अपॉलॉजी जो है ऑथेंटिक नहीं लग रही है, दिल से निकली हुई नहीं लग रही है, और अपॉलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है जब उसने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दिया। उसके बाद एकदम प्लान्ड तरीके से उस वीडियो को एडिट किया, उसमें से क्लिप काटा और वायरल करने के इंटेंशन से अपने पेज पे पोस्ट भी किया। ये सारी चीज़ें, जैसा कि उसने अपनी अपॉलॉजी में कहा है प्रणीत मोरे ने कि लैप्स ऑफ जजमेंट था, देख के तो नहीं लगता, क्योंकि लैप्स ऑफ जजमेंट एक मोमेंट में होता है, इम्पल्सिव होता है, अनप्लैंड होता है। अगर कोई एक्टिविटी कई सारे दिनों के अंतराल में बहुत सारे प्लान्ड तरीके से एक्टिविटी बाय एक्टिविटी की गई है तो लैप्स इन जजमेंट तो नहीं लगता है। क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरिवेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और उसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। लेकिन क्या ये घटना वाकई में इतनी बड़ी थी जितना बड़ा इसको बना दिया गया? और क्या ये घटना एक इकलौती पहली बार हुई स्टैंड अलोन घटना है? क्या पास्ट में हमारे देश में इस तरह की घटनाएं और नहीं हुई हैं? और इस लेवल का एस्केलेशन, इस मैग्नीट्यूड का पब्लिक रिएक्शन क्या जायज भी है? Why is India so sensitive when it comes to culture, gender, caste, religion और any topic जिससे लोग अपनी आइडेंटिटी का एसोसिएशन मानते हैं? आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज इन टुडेज एपिसोड आई विल बी ब्रेकिंग डाउन द कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, टोटली अनबायस्ड एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। सो लेट्स डिग इन। सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश करना बेहद ज़रूरी है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं इस तरह की घटना में जो स्टेटमेंट कहा गया है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उसकी अभद्रता के मैग्नीट्यूड को कम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एनालिटिकल टेक लेना चाहता हूँ इस पूरे इकोसिस्टम पे, जहाँ पे इस तरह की घटना जब घटती है तो इतना आउटरीच क्रिएट होता है, इतना पब्लिक रिएक्शन देखने को मिलता है। आखिर उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रणीत मोरे के शो में जो कुछ भी हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के बिट्स के बारे में सामने आ चुकी हैं, और सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस ही नहीं, बॉलीवुड के एक्टर्स के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स रहे हैं जिसके ऊपर आउटरीच हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं जिस पे पब्लिक भड़की है, पब्लिक का गुस्सा देखने को मिला है, और ऐसा मल्टीपल ओकेजन्स पे हुआ है। फांसी दी जाएगी, यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप मामले में दोषियों को मौत की सजा मिलने पर अप्रैल 2014 को मुलायम सिंह यादव ने एक चुनावी रैली में इस सजा का विरोध किया और कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से इंटरनेट बूम के बाद ये सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलने लगी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी, लेकिन पहले शायद मीडिया स्लो था, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी थी वो थोड़ी स्लो थी, तो इन्फॉर्मेशन हमारे तक थोड़ा देर से पहुंचती थी या कई बार पहुंचती ही नहीं थी। लेकिन इंटरनेट इजीली अवेलेबल और इजीली एक्सेसिबल होने की वजह से, अफोर्डेबल होने की वजह से, हर इंसान के पॉकेट में एक फ़ोन है और उस फ़ोन में इंटरनेट है। इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रैवल करती है और कोई भी चीज़ एस्केलेट होने के लिए समय नहीं लगता, टाइम नहीं लगता है, और वो एस्केलेशन जो बहुत कम समय में बहुत हाई लेवल तक जाता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका प्रोपोर्शन देखने में बहुत बड़ा लगता है। But seriously, Karan, director, producer, writer, actor, you're like 4 guys in one. Exactly how you like it. AIB रोस्ट में जो जोक्स बोले गए, पब्लिक उस पर गुस्सा थी। मुनव्वर फारूकी ने जो अपना स्टैंड अप का सेट किया जिसमें उसने भगवान श्री राम और माता श्री सीता के बारे में कुछ जोक्स बनाए, पब्लिक उस पर भड़की थी। वीर दास ने तो इंडिया में शो किया भी नहीं था, उसने US में शो किया था अबाउट 2 इंडियाज, जो कि उसका एक सटायरिकल टेक था अबाउट द प्रिवेलिंग कंडीशंस। पब्लिक उससे भी नाराज हुई थी। कुणाल कामरा, अग्रिमा जोशुआ, समय रैना, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आती है, उजागर होती है, तो उसके रिपल इफेक्ट में पास्ट में ऐसी घटनाएं जो कि शायद उस समय इतनी ज़्यादा देखने सुनने को नहीं मिली थी, उनको भी कुरेद के खोद के निकाला जाता है। जैसे कि अब प्रणीत मोरे की कंट्रोवर्सी हुई है तो प्रणीत मोरे के पुराने शोज़ के क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं, सेजल पवार को भी घसीटा जा रहा है, और मधुर विरली का जो एक जोक जो काफ़ी इनसेंसिटिव जोक था, मैं जोक को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि मधुर विरली का जोक इस
उससे पहले शायद किसी ने नोटिस नहीं किया हो, या नोटिस किया हो तो इतना बुरा नहीं माना हो, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी के रिपल इफेक्ट की वजह से उस जोक को भी कुरेद के निकाला जा रहा है। प्रणीत मोरे की 370 वाली बिरयानी और डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद अब मधुर विरली, ये भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और काफी ज्यादा ट्रोल होने वाले हैं, क्योंकि भैया इन्होंने रेप पीड़िताओं के लिए इतना गंदा स्टेटमेंट दिया है जो कि हर उस महिला को बहुत बुरा लगेगा जो शायद एक रेप पीड़िता का दर्द समझ पाएगी। और आज की लेटेस्ट अपडेट ये है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कि मधुर विरली ने भी अपनी एक पब्लिक अपॉलॉजी स्टेटमेंट जारी कर दी है कि उनको भी बहुत खेद पहुंचा है। 2 साल पहले जब उन्होंने ये जोक निकाला था तब उनको आइडिया नहीं था कि कितना इनसेंसिटिव है। हालांकि जब उन्होंने पोस्ट किया तो पोस्ट करते ही उनको आइडिया लग गया कि यार ये तो बड़ा खराब मैंने बोल दिया है, तो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया, हटा दिया। लेकिन तब तक कुछ और लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर चुके थे और अब उनकी ये वाली क्लिप जो है वो दोबारा से वायरल हो रही है। तो मधुर विरली जो है वो भी नादानी में ये जोक कर गए। बट हाँ, जब भी इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उससे रिलेटेड जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं, जो उस समय शायद इतनी लाइमलाइट में नहीं आई थी, उनको भी खोद खोद के निकाला जाता है। अरे कोई जोको भी मारते हैं, एकदम सीरियस रहते सब लोग, जोको भी मारते हैं, व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो साला तुम लोग ये सब बातें करते हो। बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई ताजा छोटा है। क्या इस वुमन के अगेंस्ट भी इक्वल एक्शन होना चाहिए? इस तरह की कंट्रोवर्सी जब भी होती है तो एक और बहुत खास, बहुत स्पेशल ट्रेंड देखने को मिलता है। वो एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट के ऊपर बेस्ड है कि अगर किसी मेल ने ऐसा बोला है तो कई सारे लोग आके आर्गुमेंट देते हैं कि अगर यही चीज़ किसी महिला ने बोली होती तो इतना बवाल नहीं होता। फिर ऐसे एग्जाम्पल्स निकाले जाते हैं कि देखो पास्ट में इस महिला ने भी ऐसा बोला था, उसके ऊपर तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, मर्द के ऊपर क्यों हो रहा है। अगर ऐसी कंट्रोवर्सी महिला के बारे में होती है तो सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है मर्दों के बारे में की जाती है। अगर ये सेम चीज़ कोई हिंदू करता है तो मुसलमानों को घसीट के उनके ऊपर लाइन ऑफ आर्गुमेंट खींची जाती है कि जब मुसलमान करता है तब तो नहीं होता है, मुसलमान करता है तो हिंदू। और ये हमेशा होता ही रहता है कि एक चीज़ को डिफेंड करने के लिए वो चीज़ सही है ये नहीं बताई जाती है, किसी और गलत चीज़ का एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई जब ये गलत था और इस पर रिएक्शन नहीं आया तो इस वाली गलती पे इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है। 2 रॉन्ग मिलकर के एक राइट नहीं बनाते हैं। लेकिन आखिर इस लेवल का आउटरीच होता ही क्यों है? क्या हम एज अ डेवलपिंग कंट्री अपनी सोच को इतना ब्रॉड नहीं कर पाए हैं जैसा कि यूएस, यूके या बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज ने किया है? बिकॉज वहाँ पे तो स्टैंड अप कॉमेडियंस हों, चाहे मूवी मेकर्स हों, चाहे किसी भी तरह के क्रिएटिव लोग हों, वो अपने आर्ट फॉर्म में जैसी चाहे वैसी लिबर्टी ले लेते हैं। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिनका मटेरियल जो इंडिया में किया जाता है इससे कई ज़्यादा गुना, अगर आप उसको वल्गर बोलना चाहते हैं या फिर बिलो द बेल्ट या फिर ऑब्सीन बोलना चाहते हैं तो उस कैटेगरी में आता है, जो विदेशों में परफॉर्म करते हैं। बट वहाँ पे इतना बड़ा आउटरीच शायद कभी देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे मूवी मेकर्स हैं जहाँ पे इस तरह के टॉपिक्स टच किए जाते हैं जो कि या तो पॉलिटिकल हैं या रिलीजियस हैं। जीसस क्राइस्ट के ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, पोप के ऊपर जोक बनाए जाते हैं, और इतना बड़ा आउटरीच देखने को नहीं मिलता है। when the Pope writes and when the Pope talks, very different. You read something the Pope has written, liminal or psychological scripture, literary Vatican II, ad hominem bibliobatic in Latin. You go, this is dense. I'm never going to understand this. And you watch the Pope speak. We must love. Love is good. Love each other in Christ. तो क्या इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री इन सारी वेस्टर्न कंट्रीज से कल्चरल सेंसिटिविटी के ग्राउंड्स पे कम्पीट नहीं कर पा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में पब्लिक का इस तरह की कंट्रोवर्सी के ऊपर जो आउटरीच आता है, जो रिएक्शन देखने को मिलता है, उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है इंडिया की डाइवर्सिटी। इंडिया में कोई एक कल्चर के लोग या एक बैकग्राउंड के लोग नहीं रहते हैं। इंडिया इज नॉट अबाउट जस्ट वन कल्चर और वन सेट ऑफ आइडेंटिटी। इंडिया इज अ क्यूमुलेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज। हमारे देश में मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं, मल्टीपल कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आने वाले लोग रहते हैं। हमारे देश के एक रीजन और दूसरे रीजन में इतनी विविधताएं हैं कि वो उनको एक दूसरे से कंपेयर करना या फिर उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इनके लिए जो चीज़ ओके है वो इनके लिए भी ओके होनी चाहिए, या फिर इनके लिए जो चीज़ खराब है वो इनके लिए भी खराब होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रखना ही अपने आप में बहुत गलत है। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई जोक बनाया जाता है, जब कोई गाना बनाया जाता है, जब कोई मूवी बनाई जाती है, किसी भी तरह का क्रिएटिव आर्ट फॉर्म का जब पीस बनाया जाता है और उसको रिलीज किया जाता है तो उसका टारगेट ऑडियंस नहीं है। टारगेट ऑडियंस तो यार हर जलील से जलील चीज़ का भी होता है, तो उसको पसंद करने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उसको ना पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं मिसमैच में पाया जाता है। अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड करना, अपनी एग्जिस्टेंस को डिफेंड करना, अपना और अपने आसपास के अपने जैसे लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, ये हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड है, ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल में छपा हुआ है। हम ना चाहते हुए भी ऐसे एक्शंस करते हैं, ऐसे रिएक्शन देते हैं जहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी पे किसी भी तरह का थ्रेट महसूस होता है। और इस तरह का जो पब्लिक आउटरीच है वो कहीं ना कहीं इसी
सेंस ऑफ सिक्योरिटी से स्टेम आउट करता है। और अगर इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो ये ट्रॉमा कहीं ना कहीं हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है उसकी वजह से भी इंस्पायर्ड है, उसकी वजह से भी मोटिवेटेड है। बिकॉज सदियों सदी तक हमारे ऊपर बाहर की फोर्सेस ने इन्वेड किया है, उन्होंने रूल किया है, हमारे प्रीवियस जनरेशन को टॉर्चर किया है, टॉर्मेंट किया है, और वो ट्रॉमा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन भी होता है। हम भले ही आज की डेट में गुलाम नहीं हैं, हम आज की डेट में शायद इन्वेड नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, जब उन्होंने वो ट्रॉमा अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने जब वो सब कुछ झेला है, तो उनकी ब्लड लाइन होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में भी वो ट्रॉमा घर करता है, हमें इफेक्ट करता है। शायद वो हमारे कॉन्शियस माइंड में ना रहता हो, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है। और हमारे जो एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा से, उस डीपली इनग्रेन्ड जो हमारी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उससे इंस्पायर्ड होते हैं। You over there, what's the name of this land? This land over here? This is called India. Well, my good man, I am here to tell you that India is now under the British Empire. And I am glad that I can tell you that India is exactly where it was yesterday. और अगर हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे ही बात करें तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, हमारा जो सोसाइटल कल्चर है, वो एट लार्ज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जोग्राफिकल डिफरेंसेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज डिफरेंसेस, जो बैकग्राउंड डिफरेंसेस है, उनको साइड में रखते हुए इंडिया एट लार्ज एज अ सिविलाइजेशन हैज़ बीन प्रीडोमिनेंटली रिस्पेक्ट बेस्ड सोसाइटी, अनलाइक यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं फ्रीडम बेस्ड सोसाइटी। वेस्टर्न कंट्रीज में एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस को, उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, उसके राइट्स को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रखा जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ को, बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर डेकोरम से हमेशा बिहेव करना है, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने ओहदे के हिसाब से समाज में बन के रहना है, इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाता है, भला ही वो आपके इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं हर्ट भी कर रहा हो तब भी। खैर तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एंड दैट इज वन थिंग दैट पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट अस, राइट? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बट दे नेवर एक्सप्लेन्ड व्हाई। तो मैंने कहा एक बात बताओ पापा, क्यों करनी होती है रिस्पेक्ट? कह रहे हैं वो बस करनी होती है। मैं क्यों? मगर कह रहे हम पहले पैदा हुए थे। इसीलिए स्टैंड अप कॉमेडी जैसे मॉडर्न आर्ट फॉर्म्स, जिनका की बेस ही ये है कि मैं किसी एक एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल आइडिया को क्वेश्चन करना चाहता हूँ इन अ फनी वे, सो दैट द मैसेज पासेस ऑन जिनके पास जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम किसी को बुरा भी ना लगे, उसको इंडियन कल्चरल बैकग्राउंड के परिवेश में अडॉप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज यहाँ पे जब आप किसी आइडिया को चैलेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ जोक, तो वो जोक उस आइडिया को चैलेंज करता हुआ कम और उस आइडिया को डिसरिस्पेक्ट करता हुआ ज़्यादा नजर आता है। एक और रीज़न जो मेरी समझ में आता है इस लेवल के एस्केलेशन का, इस लेवल के आउटरेज का, वो है द अवेलेबिलिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया। इतना आसान हो गया है, इतना इजीली एक्सेसिबल है, इतना क्विक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक सेकंड नहीं लगता है, कोई घटना कहीं पर घटी होती है देश के एक कोने में, वो पूरे देश में फैलने में चंद सेकंड्स लगते हैं बस। आज से कुछ साल पहले इतनी ज़्यादा स्पीड से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं करती थी, इसलिए अगर कोई कंट्रोवर्सी होती भी थी तो उसको ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन होने के लिए या तो बहुत समय लगता था या फिर तब तक वो फिजल आउट हो जाती थी, फेड आउट हो जाती थी। आजकल फेड आउट वाला फेज आने से पहले वो इतनी बड़ी खबर बन जाती है कि सारे के सारे लोग, चाहे वो मीडिया एजेंसीज हों, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हों, उस आग की तपिश में अपने हाथ सेकना चाहते हैं। प्रणीत मोरे दो लोगों की वजह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। पहले हैं हिमांशु जांगड़ा और दूसरे हैं डॉक्टर सेजल पवार। प्रणीत मोरे के शो में हिमांशु जांगड़ा ने जो किस्सा सुनाया वो बेहद अभद्र था, उसको डिफेंड न किया जा सकता है, न करना चाहिए। उस इंसिडेंट की वजह से उनके संग जो रिपरकशन हुआ, उनको जॉब से निकाला गया, प्रणीत मोरे को अपॉलॉजी देना पड़ा, FIR हुआ, अब कोर्ट में सुनवाई होगी, जो भी लीगल तरीके से उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं वो भी होगा। वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताना, हिमांशु जांगड़ा ने जो बात कही थी, क्या लड़के लोग अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच में उससे भी ज़्यादा घटिया बातें करते हुए नहीं पाए जाते हैं? जब चार दोस्त साथ में बैठ करके अपने डेटिंग के, अपने गर्लफ्रेंड के या जिन लड़कियों से उनका एसोसिएशन रहा है उनके किस्से एक्सचेंज करते हैं, तो क्या इससे भी ज़्यादा नीच बातें नहीं की जाती हैं? बिल्कुल की जाती हैं, लेकिन वो बातें होती हैं एक 4-5 लोगों के ग्रुप के बीच में, क्लोज्ड सर्किल में, क्लोज्ड रूम में। वो पब्लिकली ऐलान करने लायक बातें ना तो होती हैं, ना करनी चाहिए। दोस्तों के बीच में एक अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन का ट्रेंड शुरुआत से रहा है, जो कि क्लोज दोस्तों के बीच में होती भी है, नेचुरली ऑर्गेनिकली डेवलप हो जाती है। जब कुछ लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं तो उनके बीच के फिल्टर्स ब्रेक हो जाते हैं, आइस ब्रेक हो जाती है। और लड़के तो साले थोड़े से होते भी वाहियात हैं कि होता X है, बताते पूरा एकदम XXX है। लड़कों को शायद इस चीज़ में मज़ा आता है कि वो हर चीज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि लड़की का हाथ पकड़ के आए हैं तो कहते हैं कि किस हो गया है, और इस तरीके से अपने दोस्तों के बीच में। You're my best friend, right? You promised not to tell anyone? Nobody. So Chelsea thought I was home last night, asleep, and
Are you filming me? Oh, the new iPhone, the flash comes on and it comes on and every time it goes in my pocket. Sorry, what were you saying? Yeah, so there was just so many hot girls, man. You know, one thing led to another. Next thing you know. What are you doing? शायद अपने दोस्तों के ब्राउनी पॉइंट्स ग्रैब करने के लिए या उनके सामने अपना रुतबा बढ़ा के दिखाने के लिए, चाहे जो भी रीज़न हो, बट ऐसा होना काफ़ी नॉर्मल है और आई एम श्योर कि हर लड़कों के ग्रुप में ऐसा कभी ना कभी तो हुआ है। लेकिन हाँ, वो सारी बातें 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं होती है, उनके ऊपर आउटरीच नहीं होता है। पहली बात तो यह कि वो बातें एक क्लोज्ड ग्रुप में की जा रही हैं इस भरोसे के साथ में कि ये बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, इस ग्रुप से बाहर नहीं जाएंगी, जो कि अमूमन जाती भी नहीं है, जानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनमें से आधी से ज़्यादा बातें झूठी ही होती हैं। और दूसरा ये कि जो बात बोली जा रही है वो जिस इंसान के मुंह से निकल रही है उसको जानता ही कोई नहीं है। जब यही बात किसी पब्लिक फिगर के मुंह से निकलती है या फिर उसके मुंह से नहीं भी निकल रही है लेकिन ऐसी जगह निकल रही है जहाँ पे वो पब्लिक फिगर मौजूद है, उसका सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल है, जैसा कि प्रणीत मोरे के केस में था। ये बात प्रणीत ने नहीं बोली थी, उसके शो में बोली गई थी, लेकिन उस पूरी सिचुएशन पे प्रणीत का कंट्रोल था। वो चाहता तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करके एड्रेस करके वहीं की वहीं दबा सकता था। अगर वो कंट्रोल नहीं भी कर पा रहा था तो उसके पास ये चॉइस थी कि ये बात एक क्लोज रूम में 10-20-50 लोगों के सामने जब हुई थी वहीं तक सीमित होकर रह जाती, वो इस वीडियो को अगर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नहीं डालता तो। बट उसने ये सारी चॉइसेस जो है एक के बाद एक गलत चॉइस लेता चला गया और फिर इतना बड़ा बवाल हुआ। बिकॉज पब्लिक फिगर से हम इस तरह की बातें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंशियल फिगर्स मानते हैं, हम मान के चलते हैं कि इनकी कही हुई हर बात का हम पे और समाज पे इम्पैक्ट हो सकता है। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसीलिए जब कोई बॉलीवुड का एक्टर टोबैको प्रोडक्ट्स का या फिर मदरा पान का या इस तरह के प्रोडक्ट्स का, विमल इलायची वगैरह, इनका अगर एंडोर्समेंट करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि आपको इतने लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, अगर आप ही इस तरह की चीज़ें प्रमोट करेंगे तो समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हालांकि उसी समाज का हिस्सा हमारी सरकार भी है जिन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर भी हों, बनाए भी जाएं, बेचे भी जाए, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको देश के कामों में लगाया भी जाए। तो उनके ऊपर उंगली नहीं उठाने वाला कोई है कि भाई इतनी ख़राब चीज़ है ये गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, मदरा पान वगैरह, इसको बैन क्यों नहीं किया जाता। बैन मत करो लेकिन प्रमोट भी मत करो, इंडोर्स भी मत करो। बिकॉज शाहरुख खान के फॉलोअर्स उसको देख करके इंस्पायर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार डिसाइड कर रही है क्या बेचा जाना चाहिए, क्या नहीं बेचा जाना चाहिए, उसका समाज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये भी देखने को मिलता है। I would appeal to any authority like that. Ban it. Don't let it sell in our country. Smoking is bad. Don't let production of cigarettes go on in this country. If you think cold drinks are bad, do not let them. If it's poisoning our people, do not let it be made. And see, my logic is, you are not stopping it because it gives you a revenue. Let's be honest about it. You're not stopping certain products if you think they're harmful, but they're revenue to the government. Don't stop my revenue. I'm an actor. I'm supposed to do a job and get revenue from it. And very clearly, I mean, if you think something is wrong, stop it. There's no problem. Just stop it. Stop making. जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कोई रिलीजियस जोक करता है, पॉलिटिकल जोक करता है, मिसोजिनिस्टिक जोक करता है या फिर कोई भी ऐसा जोक करता है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, हमेशा उसको कैंसिल कर दो, बैन कर दो, उसको जेल में डाल दो, मार दो, पीट दो। इतने एक्सट्रीम लेवल का रिएक्शन ज़रूरी नहीं है। शायद कई बार सोल्यूशन जो है वो अवेयरनेस बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड भी हो सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी से गलती हो ही गई है तो उसको उस गलती के बारे में अवेयर करवाना, एक्नॉलेज करवाना, एड्रेस करवाना, माफ़ी मंगवाना और फिर माफ़ कर देना, ये भी एक प्रोबेबल सोल्यूशन है जो हमने शायद कभी ट्राई नहीं किया, हम करना चाहते भी नहीं। बहुत गुस्से में रहते हैं हम लोग और गुस्से में जो भी एक्सट्रीम चीज़ हो सकती है हम बस उसी चीज़ की डिमांड करते हैं। क्या हम एज अ सोसाइटी, क्या इंडिया एज अ कंट्री has the capability of becoming a little less sensitive when it comes to any creative art form? क्या हमारा रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में, थोड़ा सा माइल्ड वे में आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन शायद ये ज़रूरी भी है। तो एट बेस्ट हम क्या कर सकते हैं? देखिए, किसी की भी कही हुई बात पे हमें कभी बुरा ही नहीं लगेगा, ये एक्सपेक्टेशन रखना, वो भी इंडिया जैसी कंट्री से जहाँ पे इतनी वैरायटी के लोग रहते हैं, ये नियरली इम्पॉसिबल बात है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी इंसान ने कोई जोक मारा है या कुछ अपना क्रिएटिव आर्ट फॉर्म बनाया है, पीस बनाया है और वो सबको पसंद आए या सबको ना पसंद आए। तो हमारा गोल ये नहीं हो सकता कि नो वन शुड गेट ऑफेंडेड। ऑफ कोर्स पीपल विल गेट ऑफेंडेड, बट हमारा गोल ये ज़रूर हो सकता है द वे वी शो आर डिसएग्रीमेंट। किसी बात से, किसी की ओपिनियन से डिसएग्री करना कंप्लीटली जायज़ है, लेकिन क्या उस डिसएग्रीमेंट की वजह से अपनी ओपिनियन को हमेशा सही बता करके सामने वाले के लिए जो वर्स्ट पॉसिबल है उस चीज़ की कामना करना, क्या ये जायज़ है?
और अगर सामने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही है, कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो कि लीगल टर्म्स में भी गलत है, सिर्फ मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं, सिर्फ आपको खराब नहीं लग रही है, हमारे देश के संविधान को, कानून को भी अगर खराब लग रही है, तो उसके लिए प्रॉपर एक तरीका होता है। आप FIR कराइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, कानून का रास्ता अख्तियार कीजिए, जो भी उसके लिए पॉसिबल सज़ा होनी चाहिए जिस इंसान ने ऐसी गलती की है, आप उसको एकदम लीगल माध्यम से, एकदम सही माध्यम से उसको सज़ा दिलवाइए। वो आपका हक है, आपका एज अ सिटीजन आपका हक है, वो करने से आपको कोई ना रोक सकता है, ना किसी को रोकना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको खराब लग रहा है लेकिन कानून उसको इजाज़त देता है वो बात बोलने की, और सिर्फ आपको खराब लग रहा है आप कहें कि उसको कैंसिल कर दो भाई, इसको पीट दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तो यार कहीं ना कहीं गलत है। होटल को जाके देख ले हम लोग क्या हाल किया, अभी कुछ डिनर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? इधर है तू तमिलनाडु, तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो तमिलनाडु आ जाओ, किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तो इस तरह के गुस्से भरे माहौल में, जो कि आने वाले कुछ सालों तक तो कम से कम नॉर्मलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है, आखिर मेरे जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस के पास में क्या चॉइस है? बहुत लिमिटेड चॉइस है साहब। पहला चॉइस तो यह है कि छोड़ दो ये काम, मत करो, नौकरी कर लो चुपचाप, गाना गा लो, अगर बहुत ज़्यादा चुल है तुम्हें आर्ट फॉलो करने की, पैशन फॉलो करने की, गिटार बजाना सीख लो, नाच लो, कुछ भी कर लो, चुटकुला मत सुनाओ। लेकिन इस चॉइस को तो मैं चॉइस मानता ही नहीं हूँ, बिकॉज जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ अगर मुझे वो करने की आज़ादी नहीं है तो भी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। दूसरा चॉइस ये है कि भाई रेबल बन जाओ, लड़ो दुनिया से, हर बार पंगे लो, अगर तुमने कोई गलती भी कर दी है तो उसको मरते दम तक डिफेंड करते रहो, अपने जोक के ऊपर, अपने आर्ट फॉर्म के ऊपर इतना भरोसा रखो कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो तुमको अपने स्टैंड से हिला ना पाए। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, बिकॉज हमारी लड़ाई इस तरह के केसेस में एक इंसान या एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होती है, पूरे के पूरे समुदाय से, पूरी की पूरी कम्युनिटी से, पूरे के पूरे स्टेट से, एक भाषा बोलने वाले लोगों से, पूरे पूरे रीजन से, कभी कभी तो पूरी पूरी कंट्री से होती है। इतने बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह की लड़ाई लड़ पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर एक आखिरी चॉइस ये बचती है कि एक मिनट, एक बाइट लेके बताता हूँ। नमक थोड़ा कम है। अब बहुत ज़्यादा हो गया। पता है किसी भी सब्जी को खाने में तभी मज़ा आता है जब नमक एकदम बैलेंस मात्रा में होता है। कम होता है तो भी मज़ा नहीं आता, ज़्यादा हो जाता है तो भी मज़ा नहीं आता। तो तीसरी चॉइस ये है कि एक बैलेंस बना के रखो, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाओ क्योंकि संविधान तुमको वो अधिकार देता है, लेकिन एट द सेम टाइम सामने वाले इंसान की अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी ख्याल रखो, बिकॉज वही संविधान उसको भी वो हक देता है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में लिख करके मुझे बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में आप किस टॉपिक का, किस पर्सनालिटी का, किस चीज़ का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके मुझे बताइए। धन्यवाद।